बंगाल में हासिल की गई जीत से खुश होकर महाराजा रणजीत सिंह सोच रहे थे कि हजारा के इन हुड़दंगी, अशांत और उपद्रवी इलाकों में सिर्फ एक ही सूरमा है जो सिख साम्राज्य की मुहर लगा सकता है, और वो है सरदार हरि सिंह नलवा। इसलिए कश्मीर की गवर्नरशिप को छोड़ने के तुरंत बाद हजारा प्रांत की गवर्नरशिप उनको सौंप दी गई, जो सन 1837 तक उनके पास रही, जब वो हजारा और इस दुनिया दोनों से उस अकाल पुरख के इंसाफ तख्त पर पहुंचे, जहां अच्छे लोगों को उनकी खूबियों के लिए नामो इकराम मिलता है और पापियों को उनके पाप की सजा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतिहास की दुनिया में आपको लेकर चलेंगे और विश्वास करें कि आप इतिहास के पलों के बीच खुद को पाएंगे। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में हजारा प्रांत का क्षेत्र पड़ता है। ये पूरा इलाका फिलहाल पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। दोस्तों, ये जो पूरा इलाका है, अगर आप इसका नक्शा देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी जो शेप है वो इटली के नक्शे से मिलती जुलती है। उस जमाने में हजारा प्रांत की लंबाई 80 कोस थी और चौड़ाई 30 कोस। झेलम नदी ईस्ट की तरफ से हजारा को कश्मीर से अलग करती है और पश्चिम की तरफ से इंडस नदी पेशावर के खतरनाक कबीलों से इसको काटती है। इसके नॉर्थ की तरफ हिमालय के ऊंचे पहाड़ और साउथ की तरफ इसकी सीमाएं रावलपिंडी तक जाती हैं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा प्लेन एरिया, आप इसको कह सकते हैं, ये इस इलाके की जमीनी हकीकत थी। अब इसकी उस वक्त की पॉलिटिकल कंडीशन को समझने के लिए जब सरदार हरि सिंह नलवा यहाँ के गवर्नर बने, उससे थोड़ा सा पहले का इतिहास समझते हैं। सन 1818 में पहली बार इस इलाके पर सिख राज की शुरुआत हुई, और ये शुरुआत किसी बड़ी लड़ाई या हमले से नहीं हुई, बल्कि और ना ही कोई बड़ा फौजी घेरा यहाँ पर सिखों ने डाला था, बल्कि एक तुर्क हशमत खान ने इस इलाके के साथ गद्दारी की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सिख शासन काबिज हुआ। उसने यहाँ के सरदार कमाल खान का कत्ल कर दिया और इस इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में जब मोहम्मद खान तराइन ने उससे बदले की ठानी, तो खुद को बचाने के लिए उसने सिखों का सहारा लिया और रावलपिंडी के उस वक्त के सिख गवर्नर मक्खन सिंह को हजारा पर हमला करने का न्योता भेजा। आपको बता दें कि महाराजा रणजीत सिंह के सभी गवर्नर्स को ये निर्देश थे कि अगर मौका मिले तो अपने आसपास के इलाकों को जीतकर आप अपने स्टेट का एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसके लिए लाहौर दरबार से स्पेशल परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नर मक्खन सिंह ने 500 आदमियों की एक छोटी सी फौज के साथ यहाँ पर चढ़ाई की और हजारा के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहाँ सराय सले के नाम से एक किला भी बनवाया था। ये हजारा क्षेत्र का बहुत उपजाऊ और संपन्न इलाका था। दोस्तों, इसके कुछ वक्त के बाद वहाँ के मुस्लिम सरदार दोबारा से इकट्ठे हुए और किले पर हमला कर दिया। इस हमले में सिखों के एक जनरल राम दयाल मारे गए और उनको किले से हटना पड़ा। फिर लाहौर से सेना की टुकड़ियों को भेजा गया और मुस्लिम सरदारों से लड़ने के लिए पूरी तैयारी करने के बाद उनको काबू करके दोबारा किले पर कब्जा कर लिया गया। तब एक बुद्धिमान और बहादुर सरदार अमर सिंह मजीठिया वहां के पहले गवर्नर बने। कराल कबीले के सरदार हसन अली खान के साथ सन 1821 में लड़ते हुए गवर्नर मजीठिया की मौत हो गई। फिर कुंवर शेर सिंह और उनकी नानी सदा कौर को इस इलाके की बागडोर मिली। सरदारनी जी ने बड़ी चालाकी से वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना शुरू किया। उन्होंने मोहम्मद खान तराइन को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया और इस उपद्रवी इलाके को सन 1822 की शुरुआत में तब तक संभाला जब तक कि सरदार हरि सिंह नलवा ने गवर्नर के रूप में उनसे चार्ज नहीं ले लिया। उस इलाके पर सिख राज के 3 साल पूरे होते होते वहां कई बदलाव देखने को मिले। पिछले गवर्नर वहां के लोगों पर पूरी तरह से अधिकार नहीं कर पाए थे। पूरे इलाके की हालत बुरी तरह से खराब थी। वहां पर कई सरदार छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करके बैठे हुए थे, जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उन पर राज करे या अधिकार कर ले, और वो सब आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते भी रहते थे। सिख, जिनको वो काफिर समझते थे, उनकी गुलामी किसी भी कीमत पर उनको मंजूर नहीं थी। किसी भी भारी से भारी हमले के बाद भी वो कुछ ही वक्त के बाद फिर से उठ खड़े होते थे। आपने अगर आज उनको जीत लिया और कब्जा कर लिया तो कल वो फिर से आज़ादी के लिए बगावत कर देंगे। उनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हमेशा बगावत के लिए तैयार रहते थे। वहाँ किसान तबके के जो लोग थे वो बड़े कट्टर थे और झूठ बोलने के आदी थे। कानून को मानने की उनको आदत ही नहीं थी और बेवफाई करना उनके लिए आम बात थी। ना वो अपनी सरकार के लिए वफादार थे और ना ही ज़मीन के मालिकों के लिए, जिनकी ज़मीन से उनका गुजारा चला करता था। अगर वहाँ के हालात को थोड़े शब्दों में समझे तो धोखेबाजी, मर्डर, लड़ाइयाँ और अंधेरगर्दी वहाँ आम बात थी। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि कैसे सरदार हरि सिंह नलवा ने
उन उपद्रवी लोगों को काबू में किया और वहां पर शांति व्यवस्था और कानून की बहाली की। सरदार हरि सिंह ने गवर्नर बनने के बाद जब अपनी कार्रवाई शुरू की तो मोहम्मद खान, जो उनका एक बड़ा सरदार था, वो अपने पहले के खराब व्यवहार के लिए महाराजा रणजीत सिंह से माफी मांगने के लिए पहुंचा। इसके बाद महाराजा ने सरदार नलवा से कहा कि इसको 2000 रुपयों की जागीर दे दी जाए, लेकिन सरदार नलवा ने उनको सिर्फ 1700 रुपये की जागीर दे दी। जिसके बाद मोहम्मद खान ने महाराजा के सामने सरदार नलवा की शिकायत की। महाराजा नहीं चाहते थे कि उन दोनों में से कोई भी नाराज हो, इसलिए उन्होंने सरदार हरि सिंह से किसी तरह की कोई जवाब तलबी नहीं की, बल्कि मोहम्मद खान को एक दूसरे इलाके जो कि जिसका नाम खटेर प्रांत था, वहाँ का कुछ हिस्सा दे दिया और अब उसकी कुल जागीर 2700 रुपये के आसपास हो गई थी। बहरहाल ये सब हुआ, फिर भी वो तराइन सरदार खुश नहीं हुआ और सिखों के खिलाफ सिरीकोट में उसने अपनी सेना की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों के बाद एक बड़ी उपद्रवियों की फौज गंदगढ़ में इकट्ठी हो गई और सिख राज के खिलाफ खुली बगावत कर दी। सरदार हरि सिंह ने सन 1823 में उनके खिलाफ कार्रवाई की। मुश्किल और दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां तोपें नहीं जा सकती दोस्तों। इसके अलावा दुश्मन विद्रोही जो थे वो पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे और वहां से पोजीशन लेकर हमले कर रहे थे। सिख आर्मी को वहां पर जान माल का भारी नुकसान हुआ और उनको वहां से हटना पड़ा। ये हार सरदार नलवा के मन में घर कर गई, लेकिन इसके ऊपर से उन्होंने अपना ध्यान हटाया और साथ में लगते हुए मैदानी इलाकों पर फोकस करना शुरू किया, जहां पर सिख शासन की ताकत को बढ़ाने के लिए एक किले की बेहद जरूरत थी। इस तरह उन्होंने वहां एक किले की नींव रखी और श्री गुरु हरकिशन जी के नाम पर इसका नाम रखा हरकिशनगढ़, और इससे आधा मील दूर एक कस्बे को बसाया जिसका नाम रखा हरिपुर। जल्दी ही ये कस्बा एक बिजी व्यापार का केंद्र यानी कि उस इलाके का ट्रेड सेंटर बन गया। किले का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, वहां पर काम चल रहा था। तभी सरदार नलवा को महाराजा के साथ डेरा जात जाने का हुक्म मिला। अपने बेटे गुरदित्त सिंह को 200 तोपों और 500 पैदल सैनिकों की सेना के साथ छोड़कर सरदार हरि सिंह वहां से रवाना हो गए। अब हरिपुर में कोई बड़ी फोर्स मौजूद नहीं थी। ये देखकर उस उपद्रवी मुस्लिम सरदार ने फिर से मौका समझा और वहां पर सिखों से बिना किसी खास कारण की लड़ाई शुरू कर दी। उसने वहां के स्थानीय लोगों को सिखों के खिलाफ भड़का दिया और एक बड़ी भीड़ को लेकर हरकिशनगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। इस अफरा तफरी की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। वहां से नॉर्थ की तरफ के दरबंद और श्रृंगारी के किलों को भी सिखों से छीन लिया गया और बड़ी तादाद में वहां पर कत्लेआम हुआ। इस पूरी घटना को तंसोली और स्वैत कबीलों के द्वारा अंजाम दिया गया था। उन्होंने वहां पर जघन्य अत्याचार किए। गैर मुस्लिम महिलाओं को बंदी बनाकर जबरदस्ती मुसलमानों के साथ उनकी शादियां करवा दी गई। इस सब की खबर मिलते ही सरदार नलवा इस गदर को दबाने के लिए तुरंत वापस हजारा पहुंचे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने उनकी कैद से सैनिकों को छुड़वाया, जिसमें वो बिना ज्यादा नुकसान के कामयाब हुए। उनका अगला मिशन था हरिपुर कस्बे को विद्रोहियों से आजाद करवाना। दुश्मन ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। यहां दोनों पक्षों को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। हरिपुर के नजदीक एक झड़प में हारने के बाद विद्रोहियों ने भागकर एक मस्जिद के अंदर शरण ले ली। सरदार हरि सिंह ने वहां पर आग लगा दी और जो बचकर निकलने की कोशिश करने लगे उनका हिसाब किताब तलवारों से क्लियर कर दिया। इस कड़ी कार्रवाई ने इस पूरे गदर को शांत कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में शांति छा गई, जहां पर कुछ दिन पहले ही भयानक अराजकता फैली हुई थी। इस मैदानी इलाके में कानून राज को स्थापित करने के बाद सरदार हरि सिंह वहां से नॉर्थ की तरफ गए और मनशेरा के किले की मरम्मत करवाई। फिर एक दिन जल्दी सुबह सुबह सिर्फ 500 घुड़सवारों के साथ वो स्वात घाटी के इलाके में पहुंचे। ये हमला बदले के लिए प्लान किया गया था। वहां पर उन्होंने 1000 मुस्लिम औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया और इनको छोड़ने के बदले पहले से दुश्मनों के द्वारा बंदी बनाई गई औरतें और बच्चे, जिनको गैर इस्लामिक कहकर, जिसमें हिंदू और दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, उनको छुड़वाया। इसमें हबीबुल्ला नाम के एक मुस्लिम सरदार ने बिचौलिए का काम किया। दोस्तों, इस हमले में टूट गए सारे किलों की मरम्मत के बाद सरदार नलवा ने वापस मनशेरा की तरफ रुख किया। यहाँ पर वो कुछ दिन रुके और फिर पल्लाल कबीले के सरदार सरबुलंद खान की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसके गांव सिंगारी को आग के हवाले कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए सरबुलंद ने तनवाल के रास्ते को बंद कर दिया। वहां पर हालात काफी खतरनाक हो गए थे उस वक्त। हालांकि पूरी मुस्तैदी और चेतना के साथ वो उन हालातों से बाहर आ गए और दुश्मन पर जबरदस्त वार किया, जिसकी वजह से उस लड़ाई में पठानों की बुरी तरह से हार हुई। वहां के नवाब का बड़ा बेटा शेर मोहम्मद खान, जो अपनी बहादुरी और अच्छे सेनापति के तौर पर मशहूर था, मौजूद था। उस लड़ाई में शेर मोहम्मद ने सिख सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो लड़ाई को जीत नहीं पाया। हार होने के बाद जब वो वापस भाग रहे थे, तब सरदार हरि सिंह नलवा ने शेर मोहम्मद को गोली मार दी
और उसके कई साथी सिंहों की तलवारों की भेंट चढ़ गए। हरि सिंह के साथियों ने सिरीकोट को कब्जे में लेने के लिए कहा, क्योंकि यहीं पर उन सब लोगों को शरण मिलती थी जो लाहौर दरबार के हुक्म को नहीं मानकर लगातार बगावत कर रहे थे। उसके बाद मलिक यार के रास्ते अगली सुबह वो नारा पहुंचे, लेकिन उनके बड़े दुश्मन खानियों और मिशवानी कबीले के लोगों की एक भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा थी। उन्होंने रास्ते को रोक दिया था। उस दिन दोपहर तक छोटी मोटी झड़पों के अलावा कोई खास बात बनी नहीं, तो सरदार हरि सिंह ने उन पर सामने से हमला करने के लिए अपने सरदारों के साथ विचार किया। कुछ सैनिकों ने जोश और गुस्से में अटैक भी किया, लेकिन बुरी तरह से घायल होकर वापस लौटे। उन्होंने सरदार से अगले दिन सुबह हमला करने के लिए कहा, लेकिन सरदार नलवा ने लगातार हमले जारी रखे। तब तक शाम हो गई और दुश्मनों की तादाद बढ़ने लगी। सिख आर्मी के जवान इधर उधर दूर दूर तक बिखर गए। रात काफ़ी बीत गई थी तब सरदार नलवा का पर्सनल गार्ड भी दुश्मन के हत्थे चढ़ गया और खुद नलवा बुरी तरह से घायल हो गए। सारी रात तो वो वहां पर पत्थरों में पड़े रहे। जब सुबह हुई तो किस्मत और इत्तेफाक से उन्हीं के कुछ सैनिक वहां से गुजर रहे थे, जो उनको उठाकर सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। उस दिन लड़ाई के मैदान में सिख सेना के मौजूद कुल 700 सिपाहियों में से लगभग 500 के आसपास शहीद हो गए थे। दोस्तों, इस तरह उस दिन की लड़ाई में उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। पठानों ने एक सैनिक जिसका हुलिया सरदार हरि सिंह से मिलता था, उसका सिर कलम किया और हरि सिंह समझकर सिरीकोट ले गए। चारों तरफ उनके मरने की खबर फैल गई थी। इस तरह से सिरीकोट की वो दूसरी लड़ाई खत्म। ये जो हुआ ये बुरी किस्मत का नतीजा था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के मन में दुश्मनों के लिए जबरदस्त गुस्सा था और वो अब ठान चुके थे कि अब उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो एक बड़ी सेना के साथ जंग के लिए रवाना हुए। महाराजा के आने से खालसा सेना के सैनिकों में फिर से जोश भर गया। महाराजा ने सिरीकोट के सरदारों को आने के लिए कहा, वरना भुगतने की चेतावनी दी। कुछ को छोड़कर बाकियों ने आने से मना कर दिया। अनुभवी और दिग्गज योद्धाओं के साथ महाराजा रणजीत सिंह घात लगाकर दुश्मन पर टूट पड़ने को तैयार खालसा फौज के साथ मैदान में उतर गए। दुश्मन के छक्के छूटने लगे और वो इधर उधर भागने लगे। उस युद्ध में रणजीत सिंह और नलवा एक बार फिर से बच्चों को डराने वाली जिंदा मिसाल बन गए। खालसा ने उन ताकतवर मुस्लिम सरदारों के सिर वड़ दिए। 2 दिन के बाद मोहम्मद खान ने सिंधु पार के इलाके के लिए लाहौर दरबार के साथ संधि कर ली और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। सरदार नलवा ने सिरीकोट में किला बनवाया और वहां अपने खास भरोसेमंद सरदारों को निगरानी के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, अगली वीडियो में एक और शानदार ऐतिहासिक घटना के साथ फिर से हाजिर होंगे। जुड़े रहें। नमस्कार।